नमस्ते फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का 512 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं 513 तक। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन द्वारा निकाला गया है PYQ, जो अच्छे तरह से संग्रह किया गया है सभी प्रश्नों का टॉपिक वाइज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हम लोग कवर कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स कवर करने के बाद हम लोग स्टैटिक करने वाले हैं और साइंस का ब्रह्मास्त्र बुक का चैप्टर 11 तक हम लोग करा चुके हैं। प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जा करके प्लेलिस्ट विजिट जरूर एक बार करें। आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन सा कथन अल्पाधिकार को सही ढंग से परिभाषित करता है। अल्पाधिकार का मतलब ही होता है कि एक विशेष वस्तु जिसमें एक से अधिक क्रेता हो, क्या हो, विक्रेता हो, और विक्रेताओं की संख्या कम होना चाहिए। पहला ऑप्शन में ही कह रहा है कि यदि बाजार में किसी विशेष वस्तु कि एक से अधिक विक्रेता हो, और लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, विक्रेता की संख्या कम होना चाहिए। विक्रेता की संख्या कम हो उसे ही अल्पाधिकार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है, सही है। नियत विनिमय दर प्रणाली देखिएगा, किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित कौन करता है, तो ये सरकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है, तो इसे उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। उपभोग वस्तुएं। 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था? 1929 की महामंदी तो ये हुआ था उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। निम्न स्तरीय वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत है, आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत है प्रतिस्थापन प्रभाव से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वस्तु विनिमय दर इसको कहा जाता है, वस्तु विनिमय दर। अगला है क्वेश्चन नंबर 519। कहा जा रहा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो इसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 521। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? बहुत बार पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कितने कंपनियों का एक सूचकांक है? तो ये 30 कंपनियां हैं। कितना है? 30 कंपनियों का एक सूचकांक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? तो इसमें बाजार मूल्य से कम मूल्य, बाजार मूल्य से कम मूल्य को ही निर्गम मूल्य दर्शाया जाता है। अगला कह रहा है कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह उत्पादन करता है कि कितना उत्पादन करना है, कितनी कीमत पर बेचना है, इसका निर्णय बाजार द्वारा निजी उद्यमों द्वारा लिया जाता है, जिनमें राज्य की कई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वायु क्वाइन में इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था? तो ये किया था क्रिप्टो करेंसी। कौन सा? क्रिप्टो करेंसी द्वारा किया गया था। अब बताना है कि कौन सा ऐसा व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो ये जो प्रक्रिया है व्यापार का एकीकरण करना, व्यापार का एकीकरण करना, ये प्रक्रिया है। पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म लंबे समय में अब बताना है कि क्या लाभ कमाती है? तो सामान्य लाभ कमाती है, न ऋणात्मक, न शून्य, न अति सामान्य, यानी सामान्य लाभ कमाती है। क्वेश्चन नंबर 528 नंबर क्वेश्चन है कि अधिमांग क्या है? अधिमांग परिणाम स्वरूप क्या होता है?
तो अधिमांग जो होता है स्फीति अंतराल को कहते हैं, स्फीति अंतराल को। रोजगार में स्तर में वृद्धि तो नहीं, ऑप्शन सिर्फ एक ही सही है, ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों में अपनी आय में खरीद सकती है, उसे बजट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट सेट कहते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए ई सहज पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि कारोबार के लिए सुरक्षा मंजूरी देना, कारोबार के लिए सुरक्षा मंजूरी देना। विभिन्न देशों के मध्य बाजार का एकीकरण या अंतर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वैश्वीकरण। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। राशन की दुकानों को क्या कहा जाता है? तो राशन की दुकानों को कहा जाता है, किराना दुकान जो भी होता है तो इसको कहा जाता है उचित मूल्य की दुकानें। क्या कहता है? उचित मूल्य की दुकानें कहा जाता है जो गांव में होते हैं। अगला है कि एफसीआई समय पर खुले बाजार के पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह क्या कहलाता है? तो यह खुली बाजार बिक्री योजना, ऑप्शन नंबर डी, खुली बाजार बिक्री योजना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 534, इसमें बताया जा रहा है कि समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? तो प्रोफेसर मार्शल ने जो किए थे यह 4 वर्ग में विभाजित किए थे। कितने वर्ग में? 4 वर्ग में। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो ये हो जाएगा अल्पसंख्यक प्रभुत्व। अल्पसंख्यक प्रभुत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 536 में है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में इसका स्थापना हुआ था। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना किया गया था, जिसे 30 जनवरी 1992 को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के लिए सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कमीशन ब्रोकर। ब्रोकर के नाम सुनते होंगे, जो खरीद बिक्री करता है उसके ब्रोकर कहते हैं, तो इसे कहते हैं कमीशन ब्रोकर। आपूर्ति के समय के अनुसार जब उत्पादन की मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होगी? तो आपूर्ति की मात्रा भी घटेगा। जब मूल्य घटेगा तो क्या हो जाएगा? इसका मात्रा भी घटेगा। यहाँ से स्टार्ट होता है गरीबी, बेरोजगारी एवं रोजगार कार्यक्रम का। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लंबरूप पुनर्संरचना उपाय यानी वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग मेथड है क्या? तो ये नौकरी संवर्धन है। क्या है? नौकरी संवर्धन है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, सेवाओं को बेहतर बनाने और बिना बैंक खाते वाली ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेश को प्राप्त करने के लिए डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया किसने लॉन्च किया था? तो लॉन्च किए थे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा। कौन सा मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा। अगला है कि TPP यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। यह बताइए कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1975 में, ऑप्शन नंबर डी। TPP का अन्य नाम क्या है? न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। इसका एक अन्य नाम है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 542, कहा जा रहा है कौन सी राज्य सरकार सेवा सिंधु नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी? यहाँ प्लेटफॉर्म लोगों को घर पर सरकारी सेवाएं प्रदान करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगा। तो ये सरकार था कर्नाटक सरकार द्वारा यह शुरू किया गया था। 543, क्वेश्चन नंबर 543 है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शहरी युवाओं को हर साल 100 दिन का रोजगार देना। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। अगला है विश्व बैंक द्वारा अत्यधिक निर्धनता कैसे परिभाषित किया जाता है। तो ये देखिएगा 1.90 प्रतिदिन से कम निर्वहन करने वाले लोग को। ऑप्शन नंबर सी 1.90 यानी 1.90 प्रतिदिन से कम निर्वहन करने वाले लोगों को निर्धनता में परिभाषित करता है। उस भारतीय राज्य का नाम क्या है जो महिला उद्यमियों के लिए राज्य द्वारा चलाए जाने वाले व्यावसायिक इनक्यूबेटरों में अग्रणी है। तो ये क्या हो जाएगा, तेलंगाना राज्य। हाल ही में देखिएगा बिहार के पोर्टल स्टार्टअप हब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो ये बिहार का राजधानी पटना में किया गया है। सरकार द्वारा चलाए गए किस योजना का लक्ष्य गांव में रहने वाले लोगों के जीवन यापन की सुरक्षा हर हाल के उन वयस्क सदस्यों जो अकौशल शारीरिक श्रम के तैयार होते हैं एवं वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी देते हैं। तो सुने होंगे 100 दिन का रोजगार जो गारंटी देता है वो मनरेगा द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? मनरेगा द्वारा दिया जाता है। एक देश के श्रम या कर्मचारियों की संख्या निम्न में से एक शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो सरकार के कर्मचारी शामिल है, स्वनियोजित भी शामिल है, बेरोजगार भी शामिल है। उम्र के उस कदम पर देखिएगा कम से कम कहा जा रहा है कि 14 साल से कम उम्र के नहीं होना चाहिए। तो यही जो है ये शामिल नहीं किया गया है देश के कर्मचारी में। अगला है किसे मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया है। तो ये हो जाएगा महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 550 कहा जा रहा है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो 1989 1989 को। निम्न में से क्या उस संसाधन का नाम है जो भारत में महिलाओं के लिए पूर्ण रोजगार और आत्मसम्मान प्रदान करता है। तो हो जाएगा सेवा। क्या हो जाएगा? सेवा। इनमें से कौन से देखिए जोड़े का सही मिलान नहीं है। अब सही मिलान नहीं है तो देखिएगा इसमें आप देखिएगा TRYSCM यह 1700 यानी कि 1979। तो ये क्या है? सही है। NREP की देखिएगा प्रारंभ होने का वर्ष है 1980। ये भी क्या है? सही है। अब देखिएगा G यानी JRY 1995। ये क्या है? गलत है। बाकी SGSY 1999 ये भी सही है। यानी गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती यानी व्यक्ति कौन थे। तो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब सही कथन चुनना है। तो पहला कह रहा है नियमित वेतनभोगी और स्वरोजगार से बने रहने की प्रक्रिया को कार्यबल का आकस्मिक कहा जाता है। तो गलत है ये। अगला स्वरोजगार और आकस्मिक वेतनभोगी के नियमित वेतनभोगी रोजगार में जाने की प्रक्रिया कार्यबल का आकस्मिककरण कहा जाता है। तो ये भी गलत है। स्वरोजगार अनियमित वेतनभोगी रोजगार में आकस्मिक वेतनभोग की ओर जाने की प्रक्रिया कार्यबल कहा जाता है, आकस्मिक कहा जाता है। तो हाँ ये सही है, क्योंकि वेतनभोगी की ओर जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? कार्यबल का आकस्मिककरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 555 अभी जस्ट बताए हैं। मनरेगा एक अधिनियम था जो वयस्क स्वेच्छाकर्मियों को अकुशल शारीरिक कार्य हेतु 100 दिन के लिए क्या गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता था। मनरेगा इसका पूर्ण रूप है क्या? तो देखिएगा इसका जो पूर्ण रूप है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 566 कुटीर उद्योग यानी कुटीर उद्योग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत चुनना है हमें। अब देखिएगा
उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है, तो हाँ सही है। कुटीर उद्योग में क्या है, एक उन्नत यानी अच्छी किस्म की कौशल वहाँ दिखाना चाहिए, यानी उन्नत किस्म के बहुत सारे बीज वहाँ होना चाहिए, और कुछ छोटा मोटा जो भी है आप कर सकते हैं कार्यक्रम, उसमें कुटीर उद्योग उसी को कहते हैं। यह गृह उद्योग में शामिल होते हैं। अब देखिएगा इसमें कहा जा रहा है कि उन्नत किस्म के यहाँ गृह उद्योग में शामिल होते हैं। अब देखिएगा ये क्या सही है, तो हाँ ये सही है। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, तो कुटीर उद्योग में छोटा मोटा है, लेकिन उन्नत किस्म क्या होता है, बड़े लेवल पर होता है, ठीक ना, ये क्या होता है बड़े लेवल पर। और चौथा कहा जा रहा है कि परिवार या अल्पकालीन श्रमिकों का उपयोग, तो ये सही है। तो गलत हो जाए कौन, ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्नत तकनीक कौशल, उन्नत माने बहुत ही अच्छे किस्म का बीज, यहाँ क्या है बीज या जरूरत होनी चाहिए कौशल के लिए। तो छोटा मोटा कौशल आप सीख रहे हैं कुटीर उद्योग के लिए, तो उन्नत किस्म यानी अच्छे किस्म की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 557 कहा जा रहा है किस समिति ने जीवन यापन की लागत और गरीबी निर्धारण के लिए आधार रूप से अंगीकृत किया जाता है, तो इस समिति नाम बताना है, तेंदुलकर समिति द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था, तो ये थे महबूब उल हक द्वारा ही किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है, रोजगार सृजन योजना नहीं है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना ये है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना ये सभी को खाता खुलाने से संबंधित है, तो ये क्या है रोजगार सृजन से है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही क्या है, गलत है। अगला देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिनों तक रोजगार मिलेगा, तो ये 100 दिन तक, जिसे क्या कहा गया, मनरेगा। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के लिए दैनिक रोजगार गारंटी मिलेगा, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, इस शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक आय प्रति व्यक्ति उपभोक्ता यानी 1407 से कम है, 1407 से कम है, तो वो गरीबी माना जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 563, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू किया गया था, तो लागू किया गया था 1993 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 564, इसमें कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत में विजन को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत नई नौकरियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है, तो ये देखिएगा 60 लाख, कितना, 60 लाख। अप्रत्यक्ष करों का सब्सिडी के अभाव में अंतिम माल उत्पादक का कुल मूल्य उत्पादन में विभिन्न कारकों जैसे मजदूरों में परिश्रमी, पूंजी पर ब्याज, भूमि का किराया आदि के बीच वितरित किया जाता है, और कुछ भी बचा है या उद्यमित द्वारा विनियोजित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लाभ कहते हैं। सेंटर फॉर मल्टी मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अनुसार जनवरी 2022 में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर लगभग कितने प्रतिशत है, तो हो जाएगा 8.1, कितने प्रतिशत, 8.1%। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में बेरोजगारी पर औपचारिक डेटा का स्रोत नहीं है। अब नहीं कह रहा है, तो यह देखिएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये है रोजगार महानिदेशालय की रिपोर्ट, ये भी सही है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट स्वास्थ्य से संबंधित है, तो ये बेरोजगारी का औपचारिक नहीं है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत विधि द्वारा निर्मित एक स्वायत्त निकाय ESIC का पूर्ण रूप है क्या? तो इसका पूर्ण रूप है, इसे होता है एम्प्लॉयज स्टेट, अगला क्या है आई से हो जाएगा इंश्योरेंस, 80 से कारपोरेशन। ऑप्शन नंबर सी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 569, निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जा रहा होता है? तो ये हो जाएगा पूर्ण रोजगार। क्या हो जाएगा? पूर्ण रोजगार। वास्तविक मजदूरी दर के बारे में देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी कि वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। वास्तविक मजदूरी दर जो होती है श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 571 है, IRDP का रणनीतिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना और रियासती ब्याज दर ऋण सुविधा प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वह इंटरप्राइजेज का कार्यक्षेत्र जहां रोजगार के नियम नियमित हो और लोगों के लिए काम सुनिश्चित हो क्या कहलाता है? तो संगठित क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? संगठित क्षेत्र। रोजगार आश्वासन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये किया गया था 1993 में। बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा था? तो ये नियम था कौन सा? ओकुन का नियम। ऑप्शन नंबर सी ओकुन का नियम। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। कैसा है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला है, निम्न में से देखिएगा कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा का गणना करता है? तो ये जो करता है किसके द्वारा? तो देखिएगा NSO के द्वारा। NSO के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 2019 में NSSO और CSO को मिला करके क्या कर दिया गया? NSO का 2 विंग बना दिया गया। NSO का 2 विंग बना दिया गया, CSO और NSSO को। यहाँ से स्टार्ट होता है टॉपिक नंबर 16 और ये है जनसंख्या पे आधारित। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये कौन है? चीन। चीन के बाद दूसरा पे आ जाता है भारत। अब देखिएगा UNFPA की रिपोर्ट 2023 के अनुसार जुलाई 2023 तक भारत की आबादी 142.86 यानी 142.86 करोड़ और चीन की आबादी 142.57 करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला देखिएगा पर्यावरणीय आपदाओं के कारण जनसंख्या में होने वाली भारी कमी को किस रूप में जाना जाता है? तो एक जाना जाता है बॉटल नेक प्रभाव। क्या सा? बॉटल नेक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 579, विश्व की जनसंख्या लगभग यानी कितना है? विश्व की यानी 7 अरब। कितना है? 7 अरब। अब देखिएगा UNFPA की रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व की आबादी 8 अरब हो गई है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का कितना है? 943। कितना है? 943 यानी 943। अगला है एशिया में वाणिज्य का तेजी से वृद्धि करने में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जनसंख्या की माध्यम आयु उम्र कितना वर्ष है? 24 वर्ष है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? तो ये टोटल शहर कितने थे? 53 शहर थे। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार
भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 382 व्यक्ति प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला इनमें से कौन सा जिला है? अब देखिएगा, जिला इनमें किस राज्य में स्थित है सबसे कम? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार इनमें से देखिएगा किस देश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा मोनाको। कहाँ का? मोनाको का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी? अब शून्य की बात कर रहा है तो पंजाब में अनुसूचित जनजाति की संख्या क्या थी? शून्य थी। क्वेश्चन नंबर 587 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? अब नहीं की बात कर रहा है तो इसमें देखिएगा, प्रवासन जो है मृत्यु दर भी है, जन्म दर भी है, लेकिन व्यावसायिक संरचना इससे संबंधित नहीं है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तब बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। भारत की 2011 जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये सर्वाधिक पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो यह प्राथमिक क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के बताए कितने जन्मदिन के पहले होने वाली उसकी मृत्यु है? तो देखिएगा क्या हो जाएगा, पहले, यानी पहले जन्मदिन से पहले होने वाली उनकी मृत्यु, यानी 1 साल से पहले का। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से किस भाषा की दशकीय 1 से 11 वृद्धि दर उस भाषा को बोलने वाली की जनसंख्या ऋणात्मक थी? ऋणात्मक यानी निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर डी उर्दू हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक जन्म दर कितनी थी? तो वैश्विक की बात करेगा तो 17.98, 17.98। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देखिएगा 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना था? तो हो जाएगा 17.64। कितना? 17.64, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों यानी एससी की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 596 कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्य 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात कहाँ का था? तो ये केरल का था। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 1 जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? चौथा की बात कर रहा है तो इंडोनेशिया। कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत की जन्म दर 2019 में कितनी थी? तो ये कितना हो जाएगा? 19.7%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देखना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? तो दमन और दीव का हो जाएगा 1000 पुरुष में 618 महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी कि 1000 पुरुष में 618 महिलाएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 602 विश्व बैंक के अनुसार 2020 में अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का था? तो सर्वाधिक की बात आ जाएगा तो मोनाको, जस्ट अभी हुआ है। रोजगार स्तर के लिए बढ़ाने और गरीबी निर्धनता को कम करने के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में उद्देश्य
1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो ये देखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कब से कब चला, तो 1974 से 78 तक चला था। सभी पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का चलता था, लेकिन यह एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल ही चला था। यह था 5वीं पंचवर्षीय योजना। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 604 से। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।